चाहिए कि डोनाल्ड लू रजीम चेंज का मास्टर है। उसी ने पाकिस्तान में जो हमारा इमरान खान था उसकी गवर्नमेंट को गिराया और इमरान खान बहुत ही ज़बरदस्त काम वहाँ पे भारत के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। उसके बाद यही आदमी बांग्लादेश में गया, वहाँ पर भी इसने रजीम चेंज करवाई। अब ये भारत के अंदर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है जैसे कि राहुल गंदगी है, अब ये उसको एक्टिवेट कर रहा है कि तुम अब यहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरा दो। कि चाइना देखिए कितना ग्रेट है, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और भाई चाइना में मैं रहता हूँ, यहाँ पर 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं। हर एक महीना वहाँ पर 5-10% और ऐड होना शुरू हो गया है। होमलेस लोगों की हालत ये है कि घर में अपना किराया देने के पैसे नहीं हैं, लोग सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं। ये तो हालत है चाइना की, और इसे लगता है कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसी स्क्रिप्ट चाइना ने बनाकर दी, इसने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। अब क्यों बोला हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब मोदी जी की यानी कि बीजेपी की 2-4 सीटें थी सिर्फ सेंटर के अंदर, तब उन्होंने सारे कश्मीरी उग्रवादियों को ललकार दिया था कि आओ, अगर माँ का दूध पिया तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर झंडा लहराने, और काम भी किया था। यानी कि मोदी जी के पास मेजॉरिटी हो, कोई सीट हो ना हो, उन्होंने शुरू से ऐसा ही काम किया है। वो है स्ट्रेंथ के साथ, और देश भगत है, देश के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी वीक हैं। मोदी जी हमेशा काम करते हैं सही टाइम के ऊपर, और जब ऑपोजिशन नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ सुमित जैन जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अंबर जी। थैंक यू सो मच सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। सुमित जी, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, और विदेश यात्रा जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ भारत के विरोध में वो करते ही हैं। और इस बार उन्होंने सरकार और देश के विरोध में कोई भी कसर नहीं छोड़ी प्रोपेगेंडा करने के लिए। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान परस्त इल्हान उमर से मिले, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह डाला, उन्होंने खालिस्तानियों के सुर में भी मिला डाला, कहा कि सिखों को पगड़ी पहनने की इजाज़त भी नहीं है और उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या कौन-सी आफ़त भारत में लेकर आने वाले हैं? क्योंकि वो जब भी कुछ ऐसा करके आते हैं भारत में, उसके बाद कुछ ना कुछ होता है। क्या और कैसे देख रहे हैं इस उनके विदेश दौरे? अमर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी परिंदे का जो होता है ना, वो क्या होता है, फड़फड़ाता जो बहुत ज़्यादा है मरने से पहले, उसके बाद अपने आप को आग में झोंक देता है कि अब तो मरना ही है, उससे पहले फड़फड़ाओ, जितना फड़फड़ाना है। वही मुझे लगता है राहुल का भी, हाँ वो भी है, परवाना है। वही हाल राहुल गांधी का भी है। अभी आप देखिए, कभी वो जब भी बाहर जाता था, उसने हमेशा एक एजेंडा को पकड़ा, उसे स्पिन किया और वापस आकर उस टूल किट को उसने उजागर करने की या यहाँ पर एक्टिवेट करने की कोशिश करी। इस बार उसने कोई भी कार्ड छोड़ा नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी, एक बड़ा ही सोची समझी साजिश है। मैं आपको पूरी समझाता हूँ कि क्या किया उसने। इस बार वो कहता है ऑल आउट वॉर अगेंस्ट मोदी, सनातन, हिंदूज एंड द कंट्री। सबसे पहले बोल दिया कि चाइना देखिए कितना ग्रेट है, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और भाई चाइना में मैं रहता हूँ, यहाँ पर 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं। हर एक महीना वहाँ पर 5-10% और ऐड होना शुरू हो गया है। होमलेस लोगों की हालत ये है कि घर में अपना किराया देने के पैसे नहीं हैं, लोग सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं। ये तो हालत है चाइना की, और इसे लगता है कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसी स्क्रिप्ट चाइना ने बनाकर दी, इसने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। अब क्यों बोला, ताकि जो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयड यूथ है उसकी परसेंटेज 10-12% है। 10-12% का मतलब छोटा परसेंटेज नहीं होता इन अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। आप 140 मिलियन लोगों को बोल रहे हैं सड़कों के ऊपर आकर आप दंगे करना शुरू कर दीजिए। अब सिखों को बोल दिया कि भाई देखिए, भारत में तो सिखों को पगड़ी डालने की इजाज़त नहीं है। मैं पंजाब से आता हूँ, मैं यहाँ पर इस वक्त पंजाब में हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग गुरुद्वारों में जा रहे हैं, लोग पगड़ी भी डाल रहे हैं। लेकिन इसने भड़काने की कोशिश किसको की है? जो तो सिख कम्युनिटी है वो समझती है ये टूल किट है, लेकिन जो खालिस्तानी हैं उनको इसने हवा दे दी कि दिस इज़ योर मोमेंट, आप जाकर आग लगाना शुरू कर दो, और इस स्टेटमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपनी कम्युनिटी में जाकर लोगों को भड़काने के लिए। तीसरा, जिन जिन लोगों को मिला है वो लोग कौन हैं? आप सोचे देखिए, एक तो इसको एक नाम है उमर,
उससे बड़ा प्यार है। पहले उमर अब्दुल्ला को मिलकर आए, वहाँ पर गन डालने की कोशिश करी, अब यहाँ पर आकर दूसरी उस उमर को मिलाए, इलान उमर को। ये तो शुरू से ही एंटी इंडिया रेटरिक के लिए मानी हुई लेडी है, और उसको जाकर मिलना एक मैसेजिंग भी देना है मोदी जी को भी, और उसके थ्रू जो जिहादी भारत में बैठे हैं उनको भी मैसेज देना है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा लेकर बैठे हैं कि अब मूवमेंट आपका है, खालिस्तानियों को मैंने एक्टिवेट कर दिया है ऑलरेडी, अब आप भी एक्टिवेट हो जाइए। इसीलिए 2 लाख लोगों की जो फौज जिहादियों की, राहुल गांधी ने आवाज़ निकाली थी कि मुझे 2 लाख लोगों की फौज चाहिए भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। अब आप समझ सकती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बचाएगा चाइना, और दूसरा इल्हान उमर, जो कि खुद एक रेडिकल इस्लामिस्ट लेडी है। इतनी कंट्रोवर्शियल ये लेडी, उसको जाके मिलना, यानी कि अब ये भारत के खिलाफ सारा ऑल आउट वॉर की तैयारी में है। उधर आपको मालूम है थोड़े दिन पहले भी जयशंकर जी ने पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट दिया था, वी आर फुली प्रिपेयर्ड, यानी कि भारत को उम्मीद है कि अब पाकिस्तान को एक्टिवेट कर दिया गया है भारत के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। और अंदर से राहुल गांधी ने को एक एजेंडा दिया गया है कि पाकिस्तान बाहर से अटैक करेगा, तुम भारत में खालिस्तानियों से, रेडिकल इस्लामिस्ट से, यहाँ पर जो किसान हैं उनसे, प्लस जो यूथ है, इन सब से पूरे देश को भिड़ा दो एक दूसरे के साथ। तो बड़ी सोची समझी चाल है। एंड एम्बर जी, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जो एक लेडी को मिला है उमर को, उसके साथ साथ रोक खन्ना को भी मिला है। ये कौन लेडी है? आपको याद होगा इसकी जो हिस्ट्री है भारत के खिलाफ बोलने की, भारतीय मूल की लेडी है, यूएस कांग्रेस लेडी मैन है, और हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, और पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, भारत के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है। आपको सोच के देखिए, ये एंटी इंडिया लोगों को मिलना और वहाँ पे जाकर भारत के खिलाफ एक प्रोटेस्ट की मूवमेंट खड़ी करना, और ये आदमी हमेशा ही फार्मर्स के साथ खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। भारत के जो फार्मर्स जो सड़कों पे बैठे हुए हैं उनके साथ इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफेयर करता हुआ दिखाई देता है। और बारबरा ली, मैं तो हैरान हूँ कि उस लेडी को, जो कि मोदी जी के खिलाफ है, हमेशा बोलती है कि मोदी जी के साथ आप डिनर मत करो, इनको यूएसए का वीज़ा मत दो, ऐसे लोगों के साथ बैठकर एजेंडास बनाना। और जब पूछा गया कि आपने अंदर डिस्कस क्या किया है, तो बिल्कुल चुप्पी है। बताइए कैसे कि भारत के खिलाफ एजेंडा हमने तैयार कर लिया, अब हम भारत में आग लगाएंगे। यानी कि मैटर क्लियर है। अब होगा क्या आपके सामने है। जैसे ही ये भारत में आएगा या उससे पहले भारत में आग लगानी इन्होंने शुरू कर देनी है। ट्रेनें ऐसे ही नहीं उड़ रही हैं, ये सिर्फ आपका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। मोदी जी की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है, और ये चेक कर रहे हैं कि मोदी जी किस लेवल तक जाएंगे, और उनका एजेंडा पूरा का पूरा आज की डेट में सेट है। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। और पूरे इस डेलीगेशन से मिलने के साथ-साथ जिस ली की बात की, ली के साथ ये डोनाल्ड लू से भी मिले। डोनाल्ड लू अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, जो कि कई तिकड़मबाज़ी के लिए जाने जाते हैं, और कई सारे देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए भी इनको जाना जाता है। डोनाल्ड लू बांग्लादेश और भारत के दौरे पर 10 से 16 सितंबर के बीच रहेंगे। उससे भी राहुल गांधी मिले। क्या कुछ इस मुलाकात से आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में क्रिएट, वैसे स्थिति भारत में क्रिएट करने की कोई तैयारी नज़र आती है? मुझे लगता है हमें एक बार जो लोग सुन रहे हैं उनको याद दिलाना चाहिए कि डोनाल्ड लू रजीम चेंज का मास्टर है। उसी ने पाकिस्तान में जो हमारा इमरान खान था उसकी गवर्नमेंट को गिराया, और इमरान खान बहुत ही ज़बरदस्त काम वहाँ पे भारत के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। उसके बाद यही आदमी बांग्लादेश में गया, वहाँ पर भी इसने रजीम चेंज करवाई। अब ये भारत के अंदर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, जैसे कि राहुल गंदगी है, अब ये उसको एक्टिवेट कर रहा है कि तुम अब यहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरा दो। जो आदमी अमेरिका की बात नहीं सुनता, उनके सामने नहीं झुकता, ये आदमी हमेशा एक्टिवेट होता है और एलिमेंट्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वहाँ पर गन डाला जाए। ये आदमी कभी भी कोई सीधा काम नहीं कर सकता गन डालने के लिए, ये हमेशा किसी न किसी आदमी को ढूंढता है। और भारत में हमारे पास राहुल गंदगी है जो ये काम बड़ी खूबसूरती से अमेरिका के कहने पर करते हैं। इसीलिए इसका जो ट्रिप है, मोदी जी के ट्रिप से पहले रखा गया, सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को वहाँ पर इकट्ठा करा गया। ये पूरा का पूरा कबाल अभी भारत के अंदर कैसे आग लगाई जाए, कैसे मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरा जाए,
ये सारा काम वहाँ पर एक प्लानिंग के थ्रू कर किया जा रहा है। जो वहाँ पर हो रहा है, इट इज़ म्यूज़िक टू चाइनाज़ ईयर्स। चाइना नहीं चाहता कि भारत की तरक्की हो। अमेरिका को एक ही तकलीफ है मोदी जी से कि वो झुककर बात नहीं करते, क्योंकि जैसे राहुल गांधी वहाँ पर बूट पॉलिश कर रहा है सारे के सारे एंटी इंडिया नेशनल्स को, या जो एलिमेंट्स हैं उनके बूट पॉलिश कर रहा है। वो लिख भी कर रहा होगा, ये तो इनकी फैमिली की पुरानी हिस्ट्री है। मोदी जी ये काम करते नहीं हैं, जयशंकर ये काम करते नहीं हैं, इसलिए अमेरिकन को हम मोदी जी अच्छे नहीं लगते। और कोई दिक्कत नहीं है। चाइना को दिक्कत ये है कि चाइना की जो वाट लगी हुई है आज की डेट में, उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, वहाँ से कंपनीज निकल कर भारत आ रही हैं, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है। उसकी स्पीड को रोकने के लिए यहाँ पर एक माहौल बनाया जाए कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स करना सेफ नहीं है, और उसके लिए राहुल गांधी से एक बेटर पपेट चाइना को मिल नहीं सकता। तो यानी कि आज राहुल गांधी एक ऐसा आदमी बन गया है जो चाइना की भी भाषा बोल रहा है, अमेरिका की भाषा बोल रहा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की भाषा बोल रहा है। भारत की ही एक भाषा है जो उसको आती ही नहीं है। सुमित जी, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें अमेरिकन डीप स्टेट, चाइना, आईएसआई सबका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, खासतौर से अमेरिकन डीप स्टेट। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी और ये सारी इनकी मुलाकात और ये सारी चीज़ें हम अगर डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँ और कई सारे हम नेताओं के बयानों को देखें तो उन्होंने वो भी कह चुके हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हम बना देंगे जैसा बांग्लादेश में हुआ। तो इस सब को देखते हुए और हम देख रहे हैं कि लगातार भारत के जो आसपास के देश हैं उनमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को काफ़ी मजबूत किया जा रहा है। क्या नीति और एक नैरेटिव बिल्डिंग पॉलिसी भारत को अपनाने की ज़रूरत है या काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए? अमर जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मोदी जी की अगर रिस्पेक्ट रही है पहले 2 टर्म्स के अंदर, उसका रीज़न एक ही था, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स बाय मोदी जी। मोदी जी की अगर रिस्पेक्ट पूरे दुनिया में थी, क्योंकि उन्होंने वो काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था। सबसे पहला काम किया डीमोनेटाइजेशन का। आपको लगता है कि इतना बड़ा स्टेट, यूपी का स्टेट हो, उसके इलेक्शंस का टाइम हो, उससे पहले आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। आपने दुनिया को मैसेज भेजा कि मैं अपने कंट्री को बचाने के लिए सारे बड़े काम कर सकता हूँ। उसके बाद घर में घुसकर हमने पाकिस्तान को 2 बार मारा है, उसकी अभी तक चूंचू निकल रही है। जैसे किसी गली के कुत्ते को हम लात मारते हैं तो चूंचू निकलती है, वही हाल पाकिस्तान का हमने 2 बार देखा। 370 ख़त्म किया, ब्लड शेड का एक मक्खी तक हमने मरने नहीं दी। उसके बाद आपको मालूम है कि बड़े बड़े फैसले हुए हैं। ये जो स्ट्रेंथ मोदी जी ने दिखाई है, उसी से दुनिया भी चुकती है और हमारी रिस्पेक्ट भी दुनिया ने करनी शुरू करी। जब से मोदी जी ने चुप्पी साधी है, काम इतने हमारे देश के खिलाफ हो रहे हैं, हमने कोई स्टेप नहीं लिया, ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना कोई एक्शन लिया, ना रिएक्शन दिया। उसके कारण रिस्पेक्ट कम है। अगर आप मुझे पूछते हैं कि इतना कुछ हो रहा है देश के खिलाफ, इतनी ओपन एक मीटिंग्स हो रही हैं, चैलेंज किया जा रहा है भारत देश को, अब मोदी जी को क्या करना चाहिए? मुझे नहीं समझ आता कि हमें या आपको कोई जवाब देना चाहिए मोदी जी को या सजेशन देना चाहिए। मोदी जी जैसे पहले 2 टर्म्स में काम करते रहे, जो आदमी, जो कंट्री हमारे देश के खिलाफ खड़ा हुआ, हमने वाट लगा दी, एक स्ट्रेंथ दिखाई उन्हें कि ये है नया भारत, ये मोदी का भारत। मोदी जी को वही काम दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये जो मौन व्रत रखा हुआ है मोदी जी ने 4 जून से, ये तोड़ना पड़ेगा। अब मोदी जी किस चीज़ की वेट कर रहे हैं, ये मोदी जी जाने। अब बिकॉज मोदी जी नोस कि परफेक्ट टाइम के ऊपर परफेक्ट काम किया हुआ ही हमेशा रिजल्ट्स दिलाता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी को मालूम है कि परफेक्ट टाइम कब आने वाला है और वो स्टेप्स कब लेने वाले हैं। व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, ये मोदी जी पे छोड़ते हैं, बट आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। नथिंग एल्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, लेकिन मोदी 3.0 में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो मोदी पिछले 2 टर्म में रहे वो वाले मोदी नहीं है, ये कमज़ोर मोदी हैं। जिस तरह से कश्मीर में हम देख रहे हैं कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन, टेरर अटैक्स और ओवरऑल जो सिचुएशन इधर पूरे भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे यही दिखाया जा रहा है कि मोदी वो वाले नहीं, मजबूत वाले नहीं, कमज़ोर वाले हैं। तो ऐसे में लगातार जो इस तरह की साजिशें वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आ रहा है। इस सब से आपको क्या लग रहा है कि क्या किसी सटीक समय का इंतज़ार किया जा रहा है या क्योंकि मिली-जुली सरकार है इसका ये असर दिखाई दे रहा है? अमर जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी का डीएनए चेंज नहीं हो सकता। मोदी जी का डीएनए हमने गुजरात में देखा, जब वो गुजरात के सीएम रहे।
हमने वहाँ पर वो सब कुछ देखा कि जिसने आवाज़ उठाई, मोदी जी ने उसी भाषा में जवाब दिया है और इंटरनेशनल मीडिया ने इनको घेरने की कोशिश करी। हमने उनका फेस भी किया, उनको जवाब भी दिया। अब उसके बाद हमने प्रधानमंत्री के 2 टर्म्स देखे, पूरी स्ट्रेंथ देखी। आपको लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी इंसिडेंट कि जहाँ पर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, मोदी जैसे आदमी का डीएनए चेंज हो सकता है? ऐसा नहीं है। जब मोदी जी की यानी कि बीजेपी की 2-4 सीटें थी सिर्फ सेंटर के अंदर, तब उन्होंने सारे कश्मीरी उग्रवादियों को ललकार दिया था कि आओ, अगर माँ का दूध पिया तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर झंडा लहराने, और काम भी किया था। यानी कि मोदी जी के पास मेजॉरिटी हो, कोई सीट हो ना हो, उन्होंने शुरू से ऐसा ही काम किया है, वो है स्ट्रेंथ के साथ, और देश भगत है, देश के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी वीक हैं। मोदी जी हमेशा काम करते हैं सही टाइम के ऊपर, और जब ऑपोजिशन पार्टीज या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो तैयार हो, अपनी तैयारी करके बैठे हो कि कैसे आपको तंग करना है, आपको नीचे लेके आना है, आपकी रेपुटेशन को ख़त्म करना है, मोदी जी उस वक्त रिएक्शन नहीं देते। एग्जाम्पल देता हूँ 2019 का, जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर जो जवान थे इलेक्शन से पहले अटैक किया, 13-14 दिन मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो जवाब दिया है वो पाकिस्तान आज तक याद रख रहा है कि यस, हमने उनका जवाब दिया है मुंह तोड़। मोदी जी हमेशा सही टाइम पर सही काम करते हैं। ही वेट्स फॉर द राइट मोमेंट। अभी भी वो राइट मोमेंट आया नहीं है एम्बर जी। राइट मोमेंट मोदी जी जानते हैं, वो आप मैं किसी की कल्पना से परे होगा, और जब जवाब दिया जाएगा वो ऐसा होगा जो दुनिया उसके ऊपर लेख लिखेगी। ये इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी फुल एंड फाइनल कर ही छोड़ने वाले हैं, और इसके लिए बीबीसी के जो टूली है, मिस्टर टूली, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी अभी अभी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने बोला था कि मोदी जी एक जो कांग्रेस का एक दीमक लगा हुआ पेड़ है उसे जड़ से उखाड़ने की मुहिम में लगे हैं। उसके लिए उन्हें सारे फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी, वो कर भी रहे हैं, एंड फॉर दैट उनको गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, उन्हें कई बार कई चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है। इस बार जो मोदी जी की चुप्पी है, मुझे ऐसा लगता है ये उखाड़ कर फेंकने का टाइम है। जो कांग्रेस का लगा हुआ एक गला सड़ा एक सिस्टम है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने का टाइम है। जस्ट गिव हिम टाइम, हैव पेशेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रस्ट योर लीडरशिप, एंड दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट अवर लीडर। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए और वो वहाँ पर अमेरिका में जाकर डेलीगेशन से मिले, जिसमें इल्हान उमर और ख़ास तौर से इल्हान उमर की बात करें तो भारत विरोधी, पाकिस्तान परस्त, और इल्हान उमर वो हैं जिन्होंने अपनी सगे भाई से शादी की थी, तो उनसे मिलने की क्या ज़रूरत पड़ गई ये। और ख़ास तौर से एक और नाम डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि सत्ता परिवर्तन के लिए कई सारे देशों में उनका नाम सामने आता है। इन सबको जो देखकर लगता है कि राहुल गांधी की जो मुलाकातें वो आने वाली बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। क्या कुछ आने वाले समय में होता है, किस तरह से भारत सरकार इन सब के इन सारे जो साजिश हैं उसके खिलाफ एक कदम उठाती है, वो आने वाला समय बताएगा। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू अम्बर जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।